देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा फिनॉल डिस्कस किया, उससे पहले हम लोगों ने अल्कोहल डिस्कस किया था। तो आज डिस्कशन हम लोगों का किस चीज़ का है? ईथर का है। तो जरा देखो यार, ईथर में हमें क्या डिस्कस करना है? तो ईथर में मेनली डिस्कस करना है विलियमसन सिंथेसिस। फिर मेनली डिस्कस करना है रिएक्शन ऑफ एचएक्स। एचएक्स का मतलब होता है हेलोजन एसिड। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईथर में, इनसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलो इन्हीं बातों को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो ईथर का डिस्कशन करते हैं। तो आज हमारा क्या है? अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ईथर के, कि भाई जब ईथर स्टार्ट होगा तो ईथर में हम लोग को क्या करना है? ईथर तो जानते ही हो क्या होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। कि देखो ये हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल के हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करा दें किससे? आर से। तो ये बन जाता है आर ओ आर। आर ओ आर को हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। आर ओ आर हमारा क्या हुआ? ईथर हुआ। ये देखो इसमें क्या है, ईथर में हाइड्रोजन से अटैच ऑक्सीजन नहीं होता है। ईथर में दोनों तरफ कार्बन लगे होते हैं ऑक्सीजन के, ऐसा ईथर ऐसा होता है। इस तरह का अरेंजमेंट होता है किसका? ईथर का। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ओर चलते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ओर यदि हम लोग चल रहे हैं तो जरा ध्यान दो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो हम लोगों को पढ़ने हैं ईथर। उसमें से एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पहले से ही आता है जिसका नाम होता है ऑक्सी मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। यदि आप लोगों को अच्छे से याद हो, ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में क्या करते थे? यदि आपकी याददाश्त ठीक है तो आपको ध्यान होगा, ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में ये किया जाता था। हम लोग क्या करते थे? एल्कीन लेते थे, और एल्कीन में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते थे? एल्कीन में हम लोग क्या करते थे प्यारे बच्चों? डालते थे क्या? मर्क्यूरिक एसीटेट, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब वाटर डालते थे तो अल्कोहल का ऐड होता था, और जब ईथर बनाना है तो यहां पे अल्कोहल डाल दो। और दूसरे राउंड में हम लोग क्या लेते थे? दूसरे राउंड में लेते थे रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब जरा देखो यार, गौर से बात को समझिएगा, जो आप यहां पर लेते हो वो ऐड होता है। जब यहां पर वाटर लेते हो तो अल्कोहल बनता है, क्यों? H और OH ऐड होता है। जब यहां अल्कोहल लोगे तो अल्कोहल ऐड होगा, और जब अल्कोहल ऐड होगा तो क्या होगा? मार्कोनी ऑफ रूल से एडिशन होता है। तो जरा मार्कोनी ऑफ रूल के थ्रू एडिशन करो। तो यदि मार्कोनी ऑफ रूल के थ्रू एडिशन करोगे तो प्लस कहां बनेगा? यहां। माइनस कहां बनेगा? यहां। तो ये जो आएगा यहां पे आएगा, H जो आएगा यहां पे आएगा। तो ये क्या बनेगा? ये इस तरह का ईथर बन जाएगा। ये देखो, आप इसको अच्छे से पढ़ें और देखें ये क्या है। ईथर ही तो है, RCHOR, RCHOR, और ये CH3 है तो उसी के साथ तो है। ये इस तरह का ईथर ही तो बना है। ये देखो, हमने ईथर जो ड्रा किया है वो इस तरह का किया है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लें। ये देखो यार दोस्त, ये ईथर ही तो आया है। इस तरह का ईथर फॉर्म होगा कब? जब आप एल्कीन पर ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करोगे अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो गौर से ध्यान रखना, जब ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कहीं चल रहा हो तो सबसे पहले यहां पर फोकस करना कि वाटर लिखा है कि अल्कोहल लिखा है। यदि वाटर लिखा है तो वाटर का एडिशन होगा, वाटर का एडिशन हुआ तो अल्कोहल बनेगा, और यदि यहाँ पे अल्कोहल लिखा है तो उसका एडिशन होगा तो क्या बनेगा? ईथर बनेगा। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन को जरा समझो। जो हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है हमारा विलियमसन सिंथेसिस। देखो यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, नेम रिएक्शन है, इसलिए पेपर में खूब पूछी भी जाती है। तो जरा इसको ध्यान रखिएगा कि ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, पेपर में आता है। ऐसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस होती क्या। देखो यार, होता क्या है, इसमें अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन बेस के साथ कराई जाती है। वो बेस कौन होता है? सोडियम एथॉक्साइड। ये हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया, अल्काइल,
हैलाइड ले लिया ऐसे, इसकी रिएक्शन हमने करा दी एल्कोक्साइड के साथ, और जब ये अटैक करेगा तो जरा देखो क्या बनेगा, ROR प्लस NaX। इसको क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ईथर। ये न्यूक्लियोफाइल है, बैक से अटैक मारा, ये होता है क्या, विलियमसन सिंथेसिस। अब इसमें क्या क्या बातें हमें याद रखनी है, तो जरा एक एक करके समझो। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये अल्कोहल है। यदि अल्कोहल में हम बेस डाल दें तो ये तुरंत एथॉक्साइड बना देगा, है ना। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, कैसे बना देगा ये कोई मत पूछना, क्योंकि ये बातें बहुत बार डिस्कस हो चुकी है। ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, बेस डाल दिया है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन होके क्या बना देगा ये। अब ये जो होता है इसकी एक खास बात है, ये बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है, जरा समझना यहाँ पर। अच्छा 1 मिनट प्यारे बच्चों, है ना। इसकी एक खास बात है, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि इसके पास 2 नेचर होते हैं। कौन से 2 नेचर होते हैं, एक तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है, और दूसरी बात ये बेस भी होता है। और प्रॉब्लम ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रांग है और ये बेस भी स्ट्रांग है। जरा देखो गौर समझिएगा, जब अल्कोहल में NaOH डाल दोगे तो एथाऑक्साइड आ जाएगा। एथाऑक्साइड स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रांग बेस। अब स्ट्रांग बेस है तो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। यदि कहीं ये बेस की तरह काम कर गया तो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और यदि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये देखो, तो जरा गौर से समझो इसके बारे में। जो एथाऑक्साइड है इसके पास 2 नेचर है, ये एक स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। यदि इसको कंडीशन सब्स्टिट्यूशन की मिली तो सब्स्टिट्यूशन करेगा, यदि सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन नहीं मिली तो तुरंत एलिमिनेशन कर लेगा, तुरंत एलिमिनेशन कर लेगा। E2 एलिमिनेशन करता है, तुरंत एलिमिनेशन कर लेगा, जरा भी देर नहीं लगाएगा। और सब्स्टिट्यूशन भी कैसा करता है, SN2 करता है। तो जरा गौर से इन बातों को आप समझिए कि जब भी कहीं विलियमसन सिंथेसिस होगी तो इसके पैरेलल में एक और रिएक्शन हो सकती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। हमारा एम तो ईथर बनाना है, मगर यार जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसका एम कोई ईथर बनाना थोड़ी ना है, उसका एम तो इसका एप्लीकेशन देना है। बात समझ पाए। इस समय हम ईथर बना रहे हैं तो मैंने देखो सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट लिखा है, मगर उसका एम तुमसे क्वेश्चन पूछना है, ईथर बनाना नहीं है। और क्वेश्चन पूछने में वो क्या करेगा, दोनों प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन पूछेगा। वो एलिमिनेशन करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सब्स्टिट्यूशन करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब हम फंसेंगे, क्यों फंसेंगे, हमें ये देखना है कि हम ईथर बनाएं या एल्कीन बनाएं। ईथर बनाएं या एल्कीन, क्यों, बेस की तरह काम करेगा तो एलिमिनेशन करेगा, एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एल्कीन आ जाएगा। तो अब एक एक करके इनकी सिचुएशन समझो कि कब हमें एल्कीन मिलेगा, कब हमें ईथर मिलेगा। बात समझ पा रहे हो, ये पहले इतनी बात समझ पाए कि जो विलियमसन सिंथेसिस है कि जब एल्काइल हैलाइड में एल्कोऑक्साइड डालोगे तो सब्स्टिट्यूशन हो गया तो ये आ गया। मगर प्रॉब्लम क्या है कि एल्काइल हैलाइड का जो एल्कोऑक्साइड आयन है, एल्कोऑक्साइड, इसके पास 2 नेचर होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों है तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस तरह से काम करे। यदि हमें ईथर बनाना है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाली कंडीशन अप्लाई करानी पड़ेगी, यदि हमें एल्कीन बनाना है तो स्ट्रॉन्ग बेस वाली कंडीशन अप्लाई करानी पड़ेगी। कैसे अप्लाई कराते हैं इसको मैं समझाता हूं, जरा देखो। सबसे पहले हम ईथर का फॉर्मेशन करते हैं, ईथर फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग ईथर पढ़ रहे हैं तो पहला पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। यदि आप ईथर का फॉर्मेशन करते हो तो देखो जरा ईथर का फॉर्मेशन कैसे होगा। ईथर के फॉर्मेशन में हमें करना क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कराना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करता है, जरा देखो यार। यदि हमारा पहला पॉइंट, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, यदि एल्काइल हैलाइड, गौर से देखिए, यदि एल्काइल हैलाइड एक कार्बन का है तो क्या होगा, ऑलवेज
ईथर फॉर्म। तो हमेशा ईथर फॉर्म होगा, क्यों? एलिमिनेशन करने के लिए 2 कार्बन चाहिए ना, तो एल्कोक्साइड चाहे जैसा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ पाए भाई? जब एल्काइल हैलाइड हमारा 1 कार्बन का है तो जरा बताओ 1 कार्बन में तुम एल्कीन कैसे बना लोगे? बताइए, इसमें आप एल्कीन बना सकते हो? नहीं बना सकते। 1 कार्बन में एल्कीन कैसे बनेगा भाई? डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन चाहिए, एल्कीन के पास, एल्काइल हैलाइड के पास कार्बन ही 1 है। तो यदि 1 कार्बन है तो ऑलवेज ईथर बनेगा, ऊपर से 100% ईथर बनेगा। इसमें बाई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, नो बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मतलब इसमें एलिमिनेशन के चांस ही नहीं है। क्यों चांस नहीं है? क्योंकि एलिमिनेशन होने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, और 1 कार्बन है तो हमेशा 100% ईथर बनेगा। तो बेस्ट मेथड क्या है ईथर बनाने का? तो बेस्ट मेथड तो यही है कि तुम एल्काइल हैलाइड पे 1 कार्बन ले लो। 1 कार्बन ले लोगे तो बाई प्रोडक्ट के चांस ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 1 कार्बन पे एल्कीन बनेंगे नहीं। तो ये जो मेथड है ये बेस्ट मेथड है ईथर बनाने का, बेस्ट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनाने का ये बेस्ट मेथड है। इसमें 100% ईथर बनेगा। क्यों? एल्कीन बनने के कोई चांस, एल्कीन बनने के कोई चांस। अब दूसरी बात समझो, नोट, हम एल्कीन पर अभी काम कर रहे हैं, सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर चेक कर रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड कैसा कैसा होना चाहिए। दूसरा, या फिर ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्यों? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा तो भी मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? ईथर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पे बल्कनेस नहीं होती तो आसानी से अटैक कर पाएगा। जैसे ये देखो, अब ये हमने ले लिया ऐसे, अब ये क्या है? ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और ये हमारा क्या है? एथॉक्साइड। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पे बल्कनेस ज्यादा होती नहीं, आसानी से ये अटैक कर जाएगा और SN2 रिएक्शन करके ईथर बना देगा। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के केस में भी क्या होता है? ईथर बनता है। सॉरी, ये देखो इस तरह का ईथर आ गया। तो जरा देखो जर्नली क्या होता है, ईथर बनाने का जो रास्ता है, यदि 100% ईथर चाहिए तो एल्काइल हैलाइड में 1 कार्बन रखो, और यदि आपको ईथर मेजर अमाउंट में चाहिए तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड रखो। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या करेगा? ईथर का ही फॉर्मेशन करेगा। क्यों ईथर का फॉर्मेशन करेगा? क्योंकि बल्कनेस है नहीं तो आसानी से अटैक कर पाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तब तक होगा ना जब तक उस पर अटैक करना इजी होगा। जैसे ही अटैक करना टफ हुआ तो ये इसका नेचर बेस की ओर शिफ्ट होने लगेगा। भाई बेस की ओर कब शिफ्ट होगा? क्योंकि दोनों चीज स्ट्रॉन्ग है ना। ये देखो, सॉरी, ये देखो, तो प्रॉब्लम यहां है कि बेस की ओर सब कब शिफ्ट होगा? जब अटैक करना टफ होगा तो वो एलिमिनेशन करेगा। बस इतना ध्यान रखना, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल आएगा वहां पर एलिमिनेशन करेगा, और यदि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है तो वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन करता रहेगा। तो बेस की तरह नेचर कब डोमिनेट करेगा? जब स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। तो ये वाला नेचर डोमिनेशन कब करेगा? ये वाला नेचर डोमिनेशन करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस पर। स्टेरिक हिंड्रेंस, यदि स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया तो समझ लेना ये वाला नेचर डोमिनेट करेगा और फिर वो एलिमिनेशन करेगा। फिर वो क्या करेगा? एलिमिनेशन करेगा। तो इसी वजह से देखो एल्काइल हैलाइड कितना लिया है? छोटा छोटा लिया है, 1 कार्बन का। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में बल्कनेस होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे चलेगा ना, फ्लैट, तो जिसकी वजह से ये भी ईथर बनाने की प्रोबेबिलिटी को हाई रखती है। मगर यदि आप टर्सरी ले लो, देखो जरा, किसी बच्चे ने क्या किया? टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, सॉरी एक मिनट, पेन चेंज। अब किसी ने क्या किया? टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लिया। जरा बात को समझो, जब तुम टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लोगे तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ईथर माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? एल्कीन होगा। क्यों होगा? जरा इस बात को समझो, ये आपने एल्काइल हैलाइड ले रखा है,
इसको देखिएगा, आपने ऐसा एल्काइल लाइड ले रखा है और ये हमने डाल दिया है एथॉक्सल। ये अब बताओ इसके पास क्या है, इसके पास तो दोनों नेचर है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, स्ट्रॉन्ग बेस वाला नेचर कब डोमिनेट करता है, जब हिंड्रेंस हो। अब बताओ यार, ये टर्सरी एल्काइल लाइड है, यहां पर भी हिंड्रेंस है, यहां पर भी हिंड्रेंस है, यहां पर भी हिंड्रेंस है, तो ये इस पर अटैक कैसे करे? तो ये क्या करता है, बेस की तरह काम करेगा। बेस की तरह काम करेगा तो यहां नहीं अटैक करना होगा, बेस की तरह काम करेगा तो यहां वाले हाइड्रोजन पे अटैक करना होगा। भाई जब इसको बेस की तरह काम करना है तो यहां पे अटैक करना है ना, इस जगह का जो हाइड्रोजन है, और इस पर अटैक करना इजी होगा क्योंकि यहां पर हिंड्रेंस नहीं है, तो ये बेस की तरह काम कर रहा है। बेस की तरह काम करेगा, प्रोटॉन खींच लेगा, ठीक है, और प्रोटॉन खींच के क्या करेगा, बीटा एलिमिनेशन कर देगा, मतलब E2 रिएक्शन कर देगा और ऐसे एल्कीन बना लेगा। ये क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है, जैसे ही हिंड्रेंस आएगा तो ये वाला नेचर डोमिनेट करेगा, और हिंड्रेंस नहीं होगा तो ये वाला नेचर डोमिनेट करेगा। अब हिंड्रेंस दो तरह के आ सकता है, या तो इसको बल्की कर दो या इसको बल्की कर दो, है कि नहीं? जैसे तुमने अल्काइल लाइड को बल्की कर दिया, तो जब अल्काइल लाइड को बल्की कर दिया तो बेचारा यहाँ पे अटैक ही नहीं कर पा रहा है, तो जब यहाँ पे अटैक नहीं कर पा रहा है तो हाइड्रोजन पकड़ के खींच लेता है। क्यों हाइड्रोजन इसलिए पकड़ के खींच पाता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस भी है ना, तो उसके पास तो दोनों तरह की ताकत है, मगर डोमिनेटिंग नेचर न्यूक्लियोफाइल है। मगर यदि तुमने स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दिया तो फिर वो अपने बेस नेचर का डोमिनेशन करता है, और बेस नेचर के डोमिनेशन में वो हाइड्रोजन को पकड़ के खींच लेता है, और हाइड्रोजन को पकड़ के खींचना इजी है। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है। ये देखो, तो बेसिक नेचर डोमिनेट कब करेगा, बात समझ रहे हो? तब जब हिंड्रेंस आए। पर हिंड्रेंस दो तरह के आ सकता है, अल्काइल लाइड को बल्की कर दो या इसको बल्की कर दो, दोनों में किसी भी बल्की करोगे तो हिंड्रेंस आ जाएगा, है कि नहीं? ये देखो ऐसे। अब हमारा क्या बनना है, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनना है, ईथर माइनर प्रोडक्ट बनना है। ईथर बनेगा मगर ना के बराबर। मेन प्रोडक्ट कौन बनेगा, ये बनेगा ऐसे। अब जैसे ये ले लो, देखो इधर बात को समझो। अब आप बताओ आपके हिसाब से हमें क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए। यदि कहीं इस तरह का अल्काइल लाइड दे दिया है, देखिए इस तरह का आपने अल्काइल लाइड दे दिया है, ठीक है, ये अल्काइल लाइड है, ये ऐसे, ये लो। अब पूछा जा रहा है, लो यार हमने डाल दिया है NaO, ये देखो। अब कह रहा है बताओ क्या बनेगा, तो जरा बताना ये क्या है, ये टर्सरी है यार, और टर्सरी के साथ साथ देखो जरा बेंजीन रिंग भी है और बल्कनेस है, टर्सरी एल्काइल लाइड है, तो ये क्या करेगा, एलिमिनेशन कर लेगा और डबल बॉन्ड बना लेगा ऐसा, इस तरह। ये तो एलिमिनेशन करेगा, ये यहाँ के हाइड्रोजन को पकड़ के खींच लेगा, इस हाइड्रोजन को ऐसे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ निकल गया। अरे E2 एलिमिनेशन पढ़ाया था ना, वही है ये। तो ध्यान रखिएगा टर्सरी एल्काइल लाइड है तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और कैसे बनेगा, ऐसे। अब जरा देखो, अभी तक हम एल्काइल लाइड को वेरी करा रहे थे, टर्सरी प्राइमरी है तो ईथर के चांसेस हमेशा ज्यादा रहेंगे, टर्सरी है तो एल्कीन के चांसेस हमेशा ज्यादा रहेंगे, मगर यदि सेकेंडरी है तो कोई भी हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। यदि सेकेंडरी बल्कि सेकेंडरी है तो एल्कीन बनेगा, बल्कि सेकेंडरी नहीं है तो ईथर बनेगा। तो सेकेंडरी एल्काइल लाइड पे दोनों चीजें रहेंगी। यदि कहीं पे हमारे पास सेकेंडरी एल्काइल लाइड है तो ये सिचुएशन बेस्ड है, ये बॉर्डर लाइन है, यहां पे क्या है, एल्कीन भी मेजर हो सकता है और ईथर भी मेजर हो सकता है, दोनों हो सकता है। कब कौन होगा ये सिचुएशन बताइए। बहुत बल्कि होने पर एल्कीन मेजर होगा, बहुत बल्कि होने पर एल्कीन मेजर प्रोडक्ट, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा।
तो यदि बहुत बल्की होगा तब एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, और बल्की नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सेकेंडरी अल्काइल हाइड है, तो ये ईथर होगा। नॉर्मल सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पर ईथर मेजर प्रोडक्ट होगा, ईथर मेजर प्रोडक्ट। तो जरा ध्यान रखिएगा, ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन पे क्या होगा, नाव दोनों तरफ भगेगी, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, पहले मैंने बताया कि विलियमसन सिंथेसिस का मतलब क्या है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड पर हमें क्या डालना है, एल्कोक्साइड आयन डालना है। एल्काइल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन डालोगे तो सब्स्टिट्यूशन होकर ईथर बनेगा, मगर एल्कोक्साइड आयन के पास दो नेचर होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। अब यार स्ट्रॉन्ग बेस की तरह कब काम करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करेगा, हमें ये देखना होगा। तो इसको कैसे पकड़ते हैं, तो इसको पकड़ने के लिए मैंने बताया कि यदि प्राइमरी है और एक कार्बन का है तो जनरली ईथर बनता है, टर्सरी है तो जनरली एल्कीन बनता है, सेकेंडरी है तो दोनों बन सकता है, वो उसकी सिचुएशन पे, ज्यादा बल्कि होगा तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, कम बल्कि होगा तो ईथर मेजर प्रोडक्ट होगा। अब हम लोग चेक करते हैं किसको, ईथर एल्कोक्साइड आयन को। अभी हम क्या कर रहे थे, ईथर का फॉर्मेशन कर रहे थे एल्काइल हैलाइड को वेरी करा के। अब हम क्या करेंगे, अब हम एल्कोक्साइड को वेरी कराएंगे। देखो नोट नंबर नेक्स्ट, नोट इसको जरा समझो। इन केस ऑफ बल्कि एल्कोक्साइड आयन, बल्कि एल्कोक्साइड आयन मतलब टर्सरी कार्बन वाला, इन केस ऑफ बल्कि एल्कोक्साइड आयन, एल्कीन फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट विथ सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हैलाइड। देखो प्राइमरी के साथ भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी और इसी के साथ मिलेगा, प्राइमरी के साथ भी मिल सकता है, मगर प्राइमरी बल्कि होना चाहिए, है ना। जैसे ये देखो, किसी ने ये रिएक्शन लिख दी तो हम क्या बनाए, ये देखो आपने ये लिख दिया है इस तरह से, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो यार अब क्या करोगे, ये बेस की तरह काम करेगा, क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस देखो कितना ज्यादा है, खुद ये इतना बड़ा बल्कि है, और एल्काइल हैलाइड भी बल्कि है, सेकेंडरी है मगर बल्कि है, तो क्या करेगा, इस तरह का हिंड्रेंस कर देगा और डबल बॉन्ड यहां बना देगा। और ध्यान रखना इसके बाई प्रोडक्ट पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, जब ये एल्कीन बनाएगा तो साथ में क्या आएगा, अल्कोहल आएगा, तो अल्कोहल भी ध्यान रखिएगा, बाई प्रोडक्ट पे किसी का ध्यान नहीं होता है, कभी कभी बाई प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये देखो बाई प्रोडक्ट हमारा क्या है, अल्कोहल है, देखिए बच्चों जरा गौर समझिएगा। अब क्या है भाई, ये भी बल्कि है, ये भी बल्कि है, इसमें टर्सरी है, टर्सरी के केस में एल्कीन बनने लगता है, क्यों, बल्कनेस बढ़ जाएगी। मैंने कहा है दोनों में से कोई भी बल्कि हुआ, दोनों में से कोई भी टर्सरी है, ठीक है, और दूसरा भी, तो ये क्या होगा, एलिमिनेशन की ओर भागेगा, और जब एलिमिनेशन की ओर भागता है तो एल्कीन प्लस अल्कोहल बनता है, क्यों, ये प्रोटॉन लेगा ना, और जब ये प्रोटॉन लेगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा ना। तो ध्यान रखना, कभी कभी हमारा फोकस इस पर होता है, वो प्रोडक्ट में ये भी देता है, तो हम लोग समझ ही नहीं पाते, हम इसको टिक कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो बात समझ पा रहे हो, यदि हमारे पास बल्कि एल्कोक्साइड आयन है, मतलब 3 कार्बन वाला, तो एल्कीन फॉर्म होगा एज ए मेजर प्रोडक्ट विद सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी भी हो सकता है, मगर वो प्राइमरी मेरे दोस्त बल्कि होना चाहिए,
वो प्राइमरी मेरे दोस्त बल्कि होना चाहिए। जब वो बल्कि होगा तब ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जरा इसकी सिचुएशन ध्यान रखना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एकदम कट टू कट है कि नहीं सेकेंडरी है तो यही बनेगा, प्राइमरी है तो यही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन है। बात समझ पाए? मैंने क्या पढ़ाया जरा देखो। सबसे पहले क्या बताया, क्या विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट और इसकी बातें याद रखो। सबसे पहली बात बताई कि ये होता क्या है। एल्काइल हैलाइड पर जब एल्कोक्साइड आयन का अटैक करते हो, ये एल्कोक्साइड है आयन, चाहो तो सोडियम एल्कोक्साइड लिख सकते हैं, तो ईथर बनता है। और ये एल्कोक्साइड आयन कहाँ से जनरेट किया जाता है? एल्कोक्साइड आयन जनरेट करने के लिए अल्कोहल में बस बेस मार देते हैं तो एल्कोक्साइड आयन है। एल्कोक्साइड आयन के पास दो नेचर होते हैं। बेस का नेचर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन करता है, और बच्चों बेसिक नेचर की वजह से ये एलिमिनेशन करता है। तो बात आई कि हमेशा डोमिनेशन किसका है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। मगर बेसिक नेचर का डोमिनेशन कब होगा? बेसिक नेचर का डोमिनेशन तब होगा जब बल्कनेस बढ़ेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो बेसिक नेचर डोमिनेट करेगा। इस बात को मैंने बहुत एग्जाम्पल देके समझाया कि हाँ कब कब क्या क्या हो सकता है। अब जरा देखो यार, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन का भी आइडिया रहे। देखो अभी पीछे फिनॉल पढ़ाया था, ये देखो फिनॉल है, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने ये करा दी, देखिएगा MgBr, ये A आ गया, इसकी रिएक्शन मैंने ये करा दी, ये B आ गया। बताओ क्या बना? A क्या है, B क्या है? तो जरा बताना, यहाँ पे क्या है? फिनॉल है। एक मिनट, सोल्यूशन। अब जरा बातों को समझिए, ये क्या है प्यारे बच्चों? फिनॉल। ऐसे अब फिनॉल में तुमने डाला क्या है? RMgX। चेक करो, RMgX डाला है तो जरा बताना कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? बताओ। RMgX क्या होता है? RMgX में जो R होता है या तो वो बेस होता है या फिर न्यूक्लियोफाइल होता है। मैंने कहा था बेसिक नेचर डोमिनेटिंग है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिड बेस रिएक्शन करके ये तो प्रोपेन बना लेगा इस तरह से। इसने क्या किया? प्रोटॉन गेन कर लिया, साथ में क्या बन गया? ये अब एल्काइल हैलाइड पे ये तो अटैक कर नहीं रहा होगा, इसका मतलब ये कर रहा होगा, ये हमारा A है। अब जरा बताओ ये क्या है? ये विलियमसन रिएक्शन ही तो है। देखो एल्कोक्साइड आयन बना है, बैक से अटैक मारेगा और ईथर बना देगा इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं? एनीसोल। ये देखो क्या हुआ? विलियमसन हुई, फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन बैक से अटैक मार के ईथर बना देगा, SN2 रिएक्शन हुई प्योर। तो ये विलियमसन के ही एग्जाम्पल है। इसी तरह से वो एग्जाम्पल चलेंगे कि कब कब क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो जब भी कहीं आपको फिनॉक्साइड आयन चाहिए, एल्कोक्साइड आयन चाहिए, तो कहीं ना कहीं से हम बना ही लेंगे। NaOH भी डाल सकते थे, ईथर भी डाल सकते थे। मैंने ईथर कह रहे RMgX, मैंने RMgX डाल के क्या बनाया? फिनॉक्साइड आयन बनाया। NaOH डाल के भी बना सकते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार जरूरी नहीं कि वो बेस ही डाले, कुछ भी डाल के फिनॉक्साइड आयन बना लेगा, और जो आयन बनेगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। कैसे? इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा जैसे मैंने ये कर दिया। तो जरा बातों को गौर से प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, कब कब क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे होता है, ठीक है? अब जरा देखो यार, मैंने क्वेश्चन पूछा, सेलेक्ट बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। पहला आपको बताना इसमें बेस्ट मेथड कौन है ईथर के फॉर्मेशन। एक मेथड ये, एक मेथड ये, एक मेथड ये,
बस बताओ तीनों में से बेस्ट मेथड कौन है? ऑल, सभी के सभी बेस्ट। बताइए सबसे बेस्ट मेथड कौन? तो जरा देखो यार, ये टर्सरी है, टर्सरी है तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? एल्कीन होगा। क्यों? टर्सरी एल्काइल हाइड की रिएक्शन तुम किससे करा रहे हो? एथॉक्साइड से करा रहे हो, तो मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। क्यों? क्योंकि बल्कनेस आने से ये क्या होगा? बेस की तरह काम करेगा, और बेस की तरह काम करेगा तो एल्कीन बनेगा। बल्कनेस क्यों आ गई? टर्सरी है। अब उल्टा कर दिया, ये टर्सरी है ये प्राइमरी है, उल्टा है, जस्ट उल्टा देखो, और बेस की तरह काम करेगा तो एल्कीन बनाएगा। बल्कनेस क्यों आ गई? टर्सरी है। अब उल्टा कर दिया, ये टर्सरी है ये प्राइमरी है, उल्टा है, जस्ट उल्टा देखो। अब यहां क्या होगा? यहां पे 100% ईथर बनेगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन का तुमने हैलाइड ले रखा है, एक कार्बन के हैलाइड पे तो एल्कीन पॉसिबल ही नहीं है, एक कार्बन पे हैलाइड पे तो एल्कीन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन चाहिए। अब यहां पर क्या है? यहां पर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ईथर है, मेजर ईथर है, मगर यहां एल्कीन भी बनेगा बाई प्रोडक्ट के। ये देखो, क्यों? 2 कार्बन है ना, तो एलिमिनेशन भी तो हो सकता है। ये देखो बल्कि है, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन है? ये। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ईथर बना रहा है, और ये भी ईथर बनाएगा, मेजर है मगर माइनर में एल्कीन किया है। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है तो एलिमिनेशन कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसके पास देखो कितनी बल्कनेस, ठीक है ना। अब जरा देखो यार, ये विलियमसन सिंथेसिस खत्म की। अब नेक्स्ट नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और कैसे बना सकते हो? तो और कैसे हम लोग बना सकते हैं ईथर? देखो यार, और किस तरह से कोई ईथर बना सकता है? तो बहुत तरीके हैं, उसमें से एक और बता देता हूं। देखो, डाई एजो मेथेन, डाई एजो मेथेन से कैसे बना सकते हो? जरा देखो, डाई एजो मेथेन किस तरह से काम करता है और किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, हमारे पास ये अल्कोहल है ऐसे, इसमें आप डाल दो डाई एजो मेथेन, डाई एजो मेथेन होता है CH2NH2, और हल्का सा हीट कर दो, तो देखो क्या होता है, बताता हूं। देखो, ये है हमारा डाई एजो मेथेन, जैसे ही इसको हीट करोगे ये कार्बीन में ब्रेक हो जाता है ऐसे। और ऐसा क्यों होता है? ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, इससे अच्छा कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता है। नाइट्रोजन इनर्ट होता है एटमॉस्फेयर, इसीलिए 79% या 80% तक पाया जाता है। ये जो कार्बीन है, ये जो प्यारे बच्चों कार्बीन है, ये अटैक करता है इस पर, और अटैक करके ऐसे करता है। कार्बीन कहां होगा? कार्बीन इस तरह से अटैक करेगा। रुक जाइए, पीछे कर देता हूं, जरा समझिए। ये हमारा कार्बीन बना ऐसे। अब जरा बताओ कार्बीन कैसे अटैक करेगा? कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे अटैक करेगा, और जब ये ऐसे अटैक करेगा तो इस पर आ जाएगा प्लस, और इस पर आ जाएगा माइनस, और ये ऐसे। तो आप सभी जानते हो प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, ये प्रोटॉन इसको मिल जाएगा तो ये हो जाएगा ROCS, और ये देखो ईथर आ गया, डाई एजो मेथेन। इसी को डाई एजो मेथेन कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? डाई एजो मेथेन, इसी का नाम होता है डाई एजो मेथेन ऐसे। तो डाई एजो मेथेन से भी बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब जरा देखिए, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी, एक मिनट प्यारे बच्चों, ये देखो, थोड़ा सा साइड सेट कर दो। ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात है कि फिजिकल, अच्छा ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही लिखा। फिजिकल प्रॉपर्टी,
ये देखो प्यारे बच्चों, ये फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात, ईथर इस तरह से होता है, इस तरह से, ये है, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो अल्कोहल से कम होता है, अल्कोहल से कम होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और अल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, ये रेगुलर बॉन्ड एंगल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे ईथर ये है, अब सभी बच्चे जानते हैं ईथर ये है, तो ये कैसा होगा, सभी को पता है ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब एंगल कितना होना चाहिए, इतना, 109.5 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइज है ना, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, मगर ईथर का एंगल जो होता है वो 110 के आसपास होता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन 2 बल्की ग्रुप। जो ये 2 बल्की ग्रुप हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से क्या, एंगल थोड़ा बढ़ जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको कहते हो आप, जिसको आप स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हो। क्यों? एक बल्की ग्रुप हमारे पास ये है और एक बल्की ग्रुप हमारे पास ये है, तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। बात समझ रहे हो? इस तरह से। तो यार ये इसकी फिजिकल। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो चलो जरा केमिकल प्रॉपर्टी में देख लें कि केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है। देखो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब जब देखो यार प्यारे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या आएंगी, जरा समझिए कि केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह से काम करेंगे, किसकी, ईथर की। तो जब भी किसी की केमिकल प्रॉपर्टी पर आता हूं तो सबसे पहले उसके नेचर के बारे में बताता हूं, इसके भी नेचर के बारे में बताऊंगा। ये ऐसे, अब इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो जो अल्कोहल की हाइड्रोजन वाली रिएक्शन थी, वो रिएक्शन तो ईथर नहीं करेगा ना यार। क्यों? ईथर के पास वो कमाल नहीं है, वो क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन वाली, गायब है। उसके पास क्या है, आर। तो इसके पास बचता ही क्या है, इसके पास सिर्फ ये लोन पेयर बचता है, लोन पेयर। और लोन पेयर की वजह से ये लुईस लेवाइस बेस होता है, बस ये एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है और बेचारा कुछ नहीं कर सकता, कि एसिड बेस रिएक्शन करने के भी लोन। अब जरा देखो, मगर यदि हम इसमें प्रोटोनेशन करा दें ऐसे, ये देखो, तो अब इसके पास क्या आ जाता है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसके पास आ जाता है गुड लिविंग ग्रुप। ये अब ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है गुड लिविंग ग्रुप ऐसे। गुड लिविंग ग्रुप क्यों? क्योंकि क्या है, रिलीज हो रहा है अल्कोहल। ये पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर नहीं, पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये मान के चलो, पुअर लिविंग ग्रुप। अब पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से किसी भी तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांस नहीं है, मगर प्रोटॉन मारने से ये ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
पॉसिबल। अब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने लगेंगी यहां पर। क्यों? क्योंकि ये क्या आ गया है, गुड लिविंग ग्रुप। तो देखो दो तरह से ईथर रिएक्शन करेगा, बस रिएक्शन खत्म हो गई ईथर की। ईथर के पास कुछ होता ही नहीं है प्रॉपर्टी के नाम पे। एक लोन पेयर होता है और एक ये सिचुएशन होती है, मगर इतनी सिचुएशन से भी वो काफी रिएक्शन देगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि रिएक्शन ना पकड़ो, मॉलिक्यूल का नेचर पकड़ो, क्योंकि रिएक्शन तो खूब हो सकती है। जरा समझो, ईथर के पास सिर्फ इतनी सी सिचुएशन है कि बेचारे के पास सिर्फ लोन पेयर है, मगर वो लोन पेयर में प्रोटॉन को गेन करके गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होकर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली देने लगता है इस तरह से। तो बस ईथर में यही हो रहा होगा, या तो लोन पेयर काम करेंगे या ये काम करेंगे। और लोन पेयर काम करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होंगी, एसिड बेस रिएक्शन। देसी लैंग्वेज में हम लोग यही कहते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है कि नहीं, अडक्ट बनाएगा एसिड बेस रिएक्शन करके, और नहीं तो फिर ये और कुछ है ही नहीं ईथर के पास, और कुछ भी नहीं है ईथर के पास। चलो देखते हैं कब कब क्या क्या बनाता है। प्रॉपर्टी समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए, कहानी आगे बढ़ाए। तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा देखो यार, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही करते हैं जो आपने कहा, रिएक्शन ऑफ लोन पेयर, एसिड बेस रिएक्शन। देखो यदि हम इसके एसिड बेस रिएक्शन की बात करें, किस तरह के एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो यार देखो ये ईथर है ऐसे। अब यदि इसमें तुम HCl डाल दोगे तो वो क्या करेगा, इस तरह का अडक्ट बना लेगा ऐसे, ये देखो। इसी तरह से आप इसमें क्या करो, देखिए ये है, आप इसमें क्या डाल दो, B2H6 डाल दो, तो B2H6 को अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा ऐसे, अडक्ट बना लेगा। ये देखो भाई, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या है, लुईस एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, लुईस बेस हो गया, अडक्ट बना लिया इस तरह से। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरह की रिएक्शन कर लेता है। यदि कहीं आपको एसिड बेस रिएक्शन की जरूरत पड़ती है तो वो इस तरह की लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन करता है। HCl डाल दोगे तो इस तरह से रिएक्शन कर जाएगा, H2SO4 डाल दोगे तो भी इसी तरह से रिएक्शन। ये क्या है, ये इसके लोन पेयर की रिएक्शन, ये इसके लोन पेयर की रिएक्शन ऐसे, और ये कंसंट्रेट HCl डाला है, वाटर नहीं है ऐसे। तो देखो यार, इस तरह की रिएक्शन करता है, मगर हम सिचुएशन को अब चेंज करते हैं, जो मेन रिएक्शन है उस पर चलते हैं। तो मेन रिएक्शन पे चलो, देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेम रिएक्शन पे चलते हैं। तो नेम रिएक्शन क्या है इसकी, देखो रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिए, विलियमसन सिंथेसिस और इससे अल्टरनेट क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब देखो इसको पढ़ाता हूं, जरा समझिए कि किस तरह से काम करेगा। हाइड्रोजन एसिड हमारे पास इतने होते हैं, HI, HBr, HCl, HF। रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा, क्यों, क्योंकि ईथर को पहले गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिएक्शन ऐसे होती है, ये देखो ये हमारे पास ईथर है ऐसे। आप सभी को पता है कि ईथर हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एसिड के पास है क्या जिससे ये रिएक्शन करे, तो हाइड्रोजन एसिड के पास ये है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है और ये प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन एसिड जो प्रोटॉन इशू करता है वो पहले एसिड बेस रिएक्शन करता है और ये बना देता है ऐसे, फिर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो बैक से अटैक मार देगा SN2 रिएक्शन के थ्रू, और ये देखो अल्कोहल बन गया, और ये बन गया R न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, हाइड्रोजन है। रुक जाइए एक,
इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। जब स्पेसिफाई है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो ना, ऐसे। तो जरा गौर से आप बातों को समझो। हाइड्रोजन एसिड से ऐसी रिएक्शन होगी, मगर इस तरह की रिएक्शन की कोशिश ऑक्सो एसिड से नहीं होगी। ऑक्सो एसिड does not show this type of reaction. मगर ऑक्सो एसिड इस तरह की रिएक्शन नहीं शो करेंगे। मतलब तुम H2SO4 से ऐसी रिएक्शन नहीं करा सकते हो, H3PO4 से ऐसी रिएक्शन नहीं करा सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके जो कॉन्जुगेट आयन होते हैं वो बेटा न्यूक्लियोफाइल नहीं होते हैं। इनके जो कॉन्जुगेट आयन होते हैं वो बेटा न्यूक्लियोफाइल नहीं होते हैं। इस वजह से वो इस तरह की रिएक्शन नहीं करेंगे, बस यहां पर जाकर रुक जाएंगे, क्योंकि वो इतने बेटा न्यूक्लियोफाइल नहीं होते कि अल्कोहल को रिप्लेस कर सके। वो इतने बेटा न्यूक्लियोफाइल नहीं होते हैं कॉन्जुगेट आयन के अल्कोहल को रिप्लेस कर सके। मगर हैलोजन एसिड जो होते हैं इतने बेटा न्यूक्लियोफाइल होते हैं कि वो अल्कोहल को रिप्लेस कर दें, मतलब सब्स्टिट्यूशन कर दें। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सो एसिड में ये काम नहीं होगा, मगर हैलोजन एसिड में हो जाएगा। हैलोजन एसिड के पास ऐसी पावर होती है। यहां पर जो मेन पॉइंट है वो ये वाली रिएक्शन है। ये वाली रिएक्शन पर हमें फोकस करना है। क्यों है ये वाली रिएक्शन मेन? तो जरा उसका मतलब समझो। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो, इस रिएक्शन में SN2 रिएक्शन लिखा है, तो SN2 वाले सारे फीचर आएंगे ना, SN2 वाले सारे फीचर आएंगे। आपको देखना पड़ेगा कि अटैक कहाँ कराएं कहाँ ना कराएं। तो एक एक करके आप कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एसिड की रिएक्टिविटी ऐसी है। क्यों ऐसी है? क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर ये होता है, I निगेटिव बेटा न्यूक्लियोफाइल होता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है। अब जरा दोनों सिचुएशन से देखो, जितने ज्यादा H आयन होंगे उतनी तेजी से रिएक्शन होगी, तब भी Hi ज्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूक्लियोफाइल भी बेटर है। तो दोनों सिचुएशन से Hi ज्यादा रिएक्टिव होगा अदर हाइड्रोजन एसिड से। क्यों? क्योंकि हमें दूसरे स्टेप में क्या डालना है? न्यूक्लियोफाइल डालना है। पहले स्टेप में क्या डालना है? प्रोटॉन डालना है। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन भी यही इश्यू करेगा और सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी यही होगा। तो इस रिएक्शन के दो पैटर्न होते हैं। दो पैटर्न कौन कौन से जरा समझो। अगले पॉइंट पे चले। समझ गए ना ये कैसे करना है? ये बात तो समझ रहे हो। हाइड्रोजन एसिड ही इस तरह की रिएक्शन देंगे, ऑक्सो एसिड नहीं देंगे, क्योंकि ऑक्सो एसिड का कॉन्जुगेट आयन इतना बेटा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है कि वो अल्कोहल को रिप्लेस कर सके। ध्यान रखिएगा। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। देखो ये हमारे पास ईथर है, ठीक। ईथर में आपने दो तरह से रिएक्शन होगी। एक मिनट, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ओ पहले ईथर बना लें, है ना। ये देखो ईथर में दो तरह से रिएक्शन होगी। कौन कौन सी तरह से? जरा इस बात को समझो कि दो तरह से कैसे कैसे। यदि आप डालते हो कोल्ड HI या फिर डाइल्यूटेड HI, मेनली HI से कराते हैं, तो क्या होता है? तो भाई अल्कोहल बनता है और I बनता है। पहले प्रोटॉन का अटैक होगा, तो प्रोटॉन का अटैक होने के बाद देखो यही तो बना था, अल्कोहल बना और अल्काइल हाइड बनता। मगर यदि कहीं पर आप ऐसा कराते हो हॉट HI या फिर कंसंट्रेट HI से रिएक्शन करते हो, तो पहले अल्कोहल बनता है और I बनता है। फर्दर HI रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड बनाता है, अल्काइल हैलाइड। अब दोनों अल्काइल हैलाइड बनेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम सभी जानते हैं कि अल्कोहल भी तो हैलोजन से रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड बनाता है। ध्यान है, अल्कोहल में पढ़ाया था HBr,
प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होने से ये वाटर क्या हो गया, गुड लिविंग ग्रुप हो गया, हेलोजन बैक से अटैक मारेगा, बाहर कर देगा। तो यहां पर आपने कंसंट्रेटेड एचआई ले रखा है, मतलब ज्यादा एचआई ले रखे हैं, ज्यादा एचआई ले रखे हैं तो फर्दर अल्कोहल से रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि एचआई बचा है, और एचआई रिएक्शन में यदि बचा है तो फिर से अल्कोहल से रिएक्शन करके अल्काइल हाइड बना देगा। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है। यदि डाइल्यूट है, कोल्ड है, तो अल्कोहल प्लस अल्काइल हाइड, और यदि कंसंट्रेटेड है, हॉट है, तो सिर्फ अल्काइल हाइड बनेगा, क्योंकि अल्कोहल प्लस अल्काइल हाइड बनेगा, मगर वो फर्दर क्या होगा, फिर एचआई से रिएक्शन कर लेगा, और फिर से एचआई से रिएक्शन कर लेगा, तो इस तरह का प्रोडक्ट आ जाएगा। ये देखो इस तरह का प्रोडक्ट। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी। अब ये काम कैसे करते हैं, एक एक करके बातें बताते हैं, ठीक है, दोनों को अच्छे से समझिए। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, अब अगला कॉन्सेप्ट समझो। अगला कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन वाइज चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं, आप इनके आंसर बताओ कि यार इनके आंसर क्या होने चाहिए। एक ये लिखा, एक ये लिखा, और एक ये। ये देखो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और तीनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आंसर भी पता चल जाएंगे। अब जरा देखो यार, पहले बताओ प्रोटोनेशन हुआ, हो गया प्रोटोनेशन, ऐसे आ गया, आपने क्या किया, प्रोटोनेशन कर दिया, प्रोटोनेशन कर दिया तो ये आ गया ऐसे। अब हमारे पास क्या है, आई का अटैक। अब जरा बताना, इधर वाला क्या है, प्राइमरी, दूसरा क्या है, प्राइमरी, भाई ये भी क्या है, प्राइमरी, ये भी क्या है, प्राइमरी। तो हमें किस मेथड से करना चाहिए, SN2 मेथड से करना चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के तो 2 मेथड है ना, SN1 और SN2। तो सब्स्टिट्यूशन SN1 से करना है या SN2 से करना है। तो यदि प्राइमरी है तो SN2 से करोगे, SN2 से करोगे तो बताओ कहाँ अटैक करेगा, लेस हिंड्रेंस पे। लेस हिंड्रेंस कहाँ पे है, लेस हिंड्रेंस कहाँ है, यहाँ पर। तो आई इसके साथ आ जाएगा, और अल्कोहल ज्यादा वाले के साथ चला गया। गौर से देखना कॉन्सेप्ट है। अब जरा बताओ, फिर प्रोटोनेशन हुआ, फिर आपने प्रोटोनेशन कर दिया, ये देखिए इस तरह से हमारा आ गया, और आपने क्या किया, प्रोटोनेशन कर दिया है ऐसे। अब जरा बताइए, SN1 मेथड से होना चाहिए कि SN2 मेथड से होना चाहिए, बताओ। आपके पास यहां क्या बनना है, ये टर्सरी है और ये प्राइमरी है, तो यार टर्सरी कार्बोकैटायन तो स्टेबल होता है, तो ये SN1 मेथड से होगा। SN1 मेथड से होगा तो पहले कार्बोकैटायन बनेगा ऐसे, और अल्कोहल ये चला गया, और फिर क्या होगा, आई का अटैक होगा इस तरह से। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी रिएक्शन है कोई, और ऐसा नहीं है कि टफ है। बात समझ पाए, पहले वाले में क्या हुआ, अल्कोहल किसके साथ बना, जिसके पास कार्बन ज्यादा थे। दूसरे वाले में अल्कोहल किसके पास साथ बना, जिसके पास कार्बन कम थे। उल्टा सीधा कैसे हुआ, क्योंकि मैकेनिज्म का पैटर्न चेंज हुआ है। जब टर्सरी कार्बोकैटायन होगा तो SN1 को फेवर करेगा, रेजोनेंस होगा तो SN1 को फेवर करेगा, रेजोनेंस होगा, टर्सरी कार्बोकैटायन होगा तो SN1 को फेवर करेगा, SN1 को फेवर करेगा तो आंसर अलग आएंगे, SN2 को फेवर करेगा तो आंसर अलग आएंगे। तो इस बात को भी समझना कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुम कर रहे हो, ये 2 मेथड से होगा, SN1/SN2। SN1 कराना है या SN2 कराना है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।
वहां की जगह यहां पे लिख दो, इनको यहां से हटाओ, यहां पे दो मेथड से होगा, SN1 मेथड और SN2 मेथड। कौन सा मेथड लगाना है वो सिचुएशन बताएगी। ये देखो, यदि टर्सरी बनना है और कॉन्जुगेशन हो रहा है, टर्सरी हो या कॉन्जुगेशन हो तो SN1 को फेवर करो, टर्सरी हो या कॉन्जुगेशन हो तो SN1 को फेवर करो, और प्राइमरी सेकेंडरी है तो SN2 को फेवर करो। ध्यान रखना आंसर अलग अलग बनेंगे, इसलिए ये बात देखना बहुत जरूरी है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या किया जाए। तो तीसरे वाले क्वेश्चन की खास बात बताता हूं, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, इससे पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, जैसे आप इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो। नोट, यदि ईथर डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, देखिए ऐसे, ये सिचुएशन, तो जो प्रोटोनेशन करोगे, ठीक है, तो जरा देखना क्या होगा। तो हमेशा क्या होगा इस बात को जरा समझो, तो ऑलवेज ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑलवेज ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। ये क्या है? पार्सली, ये पार्सली डबल बॉन्डेड है, और पार्सली डबल बॉन्डेड होने की वजह से इसको ब्रेक करना बहुत टफ होगा, क्योंकि एनर्जी बहुत लगेगी। तो हमेशा कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे? ये वाला, और ये प्रोडक्ट बनाओगे ऐसे, अल्कोहल। H इसके साथ जाएगा, फिर क्या होगा भाई? H इसके साथ जाएगा, I इसके साथ जाएगा, इसके साथ, इस तो ये देखो ऐसे। अब यहां पर भी दो केस हैं। दो केस क्या है? ये जो होता है इसमें दो केस लगते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कौन से दो केस? अच्छे से समझिएगा। यदि ये एलिफैटिक है, एलिफैटिक इनॉल फॉर्म है, इसको इनॉल फॉर्म बोलते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास OH है तो ये इनॉल फॉर्म होता है। यदि ये एलिफैटिक इनॉल फॉर्म है तो ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल होता है। कन्वर्ट इनटू कीटो फॉर्म बाय टोटोमरिज्म प्रोसेस। तो ये टोटोमरिज्म प्रोसेस के थ्रू तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऐसे, ये इनॉल फॉर्म है, ऐसे ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, कीटो फॉर्म में, ऐसे। ये इनॉल, ये कीटो, और ये क्या है? ये इनॉल फॉर्म है, ऐसे। मगर यदि वो एरोमेटिक है, एरोमेटिक इनॉल फॉर्म है, तो बच्चों ये स्टेबल होता है, इसको कन्वर्ट हम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट यही रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में जब पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिल के पास रहना चाहिए। ये कहाँ रहना चाहिए? आपके दिल के पास रहना चाहिए, ऐसा। इसी का एग्जाम्पल ये है, जरा देखो, ये क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, तो कुछ नहीं सोचना है, SN1 SN2 कुछ नहीं सोचना है, हमेशा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा देना है, ऐसे। इसके पास क्या आया? O, एक मिनट, ऐसे, और इसके पास क्या आया? ये। अब जरा चेक करके बताओ, ये एरोमेटिक इनॉल फॉर्म है या एलिफैटिक?
तो बेंजीन तो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक इनॉल है तो स्टेबल है, प्रोडक्ट यही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट यही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बनेगा क्या, फिनॉल और ये। अब यही क्वेश्चन ऐसे लिख दिया तो डरना नहीं, देखना अभी आप लोग तुरंत गुस्साने लगोगे कि अरे ये क्या गेम हो गया। ये जितना छोटा क्वेश्चन है उतना ही टफ है। ये देखो अब क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये आ गया और ये आ गया ऐसे। अब इसका फाइनल प्रोडक्ट देखो, ये एलिफैटिक इनॉल है, ये क्या है, एलिफैटिक इनॉल है, चेक करो। और एलिफैटिक इनॉल क्या होगा, अनस्टेबल होता है, रीअरेंज हो जाएगा कीटो में। आंसर क्या आएगा, जरा देखिएगा आंसर इसका क्या आ रहा है, एसिटल्डिहाइड आ रहा है और ये आ रहा है इस है, चेक करो। तो फाइनल आंसर ये है। तो अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, बात ये समझ में आ रही होगी, आंखों का धोखा ना होने पाए, कॉन्सेप्ट पर अच्छे से फोकस रखो, कब कब क्या होगा। यदि सिचुएशन ऐसी है तो ऐसे चलेगा। पहली बात, हमें एक पॉइंट इस पर फोकस रखना है, कब अल्काइल लाइट बनाना है, कब ये। अब यदि हमारे पास, गौर समझो, यदि ये वाली सिचुएशन है, ये वाली, तो चाहे डाइल्यूट डालो चाहे कंसंट्रेट डालो, आंसर सेम ही आएगा। ये डाइल्यूट हो या कंसंट्रेट हो, सेम आंसर आएगा। ये डाइल्यूट हो या कंसंट्रेट हो, सेम आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि भैया दोबारा अटैक कर ही नहीं सकते हो। डबल बॉन्डेड कार्बन से OH अटैक है तो उसमें HBr का अटैक नहीं होगा, ये मैंने अल्कोहल में भी पढ़ाया था कि डबल बॉन्डेड कार्बन से यदि OH अटैच होगा तो उसमें HBr का अटैक नहीं होगा, ये मैंने अल्कोहल में भी बात पढ़ाई है और ये बात आपको याद भी होगी। इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूं कि रिवीजन बहुत जरूरी चीज है। इस बात को समझ रहे हो, कर लोगे ना, कैसे कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। यदि एलिफैटिक हुआ तो तुरंत उसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एरोमेटिक है तो वो स्टेबल है, उसको हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। एलिफैटिक है तो अनस्टेबल है, इसलिए इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय टोटोमरिज्म प्रोसेस। कीटो इनॉल टोटोमरिज्म आपने देखी है। बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक होगा हमेशा इस सिचुएशन। तो ये रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आपको याद होना चाहिए। और डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट इस रिएक्शन में है, डिट्टो सेम। रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जब वाटर की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा भाई, पहले प्रोटॉन अटैक करेगा, ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ऐसे, फिर इस पर वाटर अटैक करेगा ऐसे, ये बाहर चला गया, तो दो अल्कोहल आ गए, एक ये आ गया एक ये आ गया, इसको R डैश कर दो। नोट क्या है, ऑल कॉन्सेप्ट आर सेम। जो HI रिएक्शन में कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सारे डिट्टो कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेंगे। क्यों, बिल्कुल सेम पैटर्न की रिएक्शन है, चेक कर लो, जरा सा भी चेंज नहीं। तो इसके लिए अब हमें 100 क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, तुम बस ध्यान रखो कि जो कॉन्सेप्ट वहां पर है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो बच्चों ने कहा सर दोनों तो अल्कोहल बनना है, इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत ही कहाँ है, कॉन्सेप्ट की जरूरत है। क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया तो आप क्या करोगे, फंस जाओगे, रोने धोने लगोगे 2 मिनट। देखिए कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या है, ध्यान दीजिएगा, डरना नहीं, कॉन्सेप्ट की जरूरत ये है ऐसे। अब बताओ, अब अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो देखो अभी कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने कहा डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है। अब जब डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है तो मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा, आप समझ गए होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है,
तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये बना, तो अल्कोहल कौन बनाएगा, ये, तो O18 किसके पास गया, इसके पास गया। क्यों, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो OH अल्कोहल जो वाटर का OH है वो इसके पास आएगा ना, वाटर का H इसके पास चला गया और वाटर का OH इसके पास चला गया। अब ये अनस्टेबल है, तुरंत टोटोमेरिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटोमेरिज्म करके किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाल्डिहाइड। ये देखो, तो ऐसा नहीं है कि कहोगे यार दोनों तो अल्कोहल है, दिक्कत क्या है, दिक्कत बहुत है, क्वेश्चन बनाने के ऊपर है वो कैसा बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट सेम है। तो बार बार उसी चीज को बताएं कि नहीं डबल बॉन्डेड अल्कोहल होगा तो ब्रेक नहीं होगा, एलिफैटिक है तो अनस्टेबल है, एरोमेटिक है तो स्टेबल है, तो सारा डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है। किसमें कौन सा अटैक होगा, डिट्टो वही सेम, कि कब लेस हिंड्रेंस पे होगा, कब मोर हिंड्रेंस पे होगा, सारा कॉन्सेप्ट सेम है, जरा सा भी चेंज नहीं। अब जरा देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, इसको देखो, हैलोजिनेशन, इसको पढ़ते हैं कि हैलोजिनेशन क्या है। देखो अब हम हैलोजिनेशन की बात करते हैं। ये देखो, अब हैलोजिनेशन किस तरह से होता है इस बात को डिस्कस करते हैं। हैलोजिनेशन में दो पार्ट है, इन डार्क, डार्क में करोगे क्या होगा, डार्क मतलब अब्सेंस ऑफ सनलाइट, अब्सेंस ऑफ सनलाइट, या फिर फोटोन एनर्जी। सनलाइट की अब्सेंस में करोगे तो कैसा होगा, प्रेजेंस में करोगे तो कैसा होगा, दो पार्ट। देखो क्या होता है, जरा इस बात को, ये हमारे पास प्यारे बच्चों ईथर है, यदि हम डार्क में करते हैं देखो तो क्या होता है, मोनो हैलोजिनेशन होता है, सिर्फ एक बार हैलोजिनेशन होगा, ऐसे बगल वाले पर ही होता है जस्ट, इसको कहते हैं मोनो हैलोजिनेशन। ये देखो एक कार्बन पे एक बार हैलोजिनेशन। अब यही बी पार्ट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यदि यही काम आप सनलाइट की प्रेजेंस में करते हो, यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में करते हो, तो देखो क्या होता है, तो सभी के सभी तो क्या होगा, सभी के सभी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, ये बनेगा इस तरह से, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो। तो मोनो हैलोजिनेशन डार्क में होगा और पॉली हैलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, इस बात को ध्यान रखिए। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, और रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या रिएक्शन विद एयर, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कैसे होता है इस बात को डिस्कस करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। ये देखो, तो जरा देखना ऑक्सीडेशन, ईथर ऑक्सीडाइज बाय एयर इन वेरी स्लो रेट and form peroxide ether। ये देखो, और क्या बनाता है, पेरोक्साइड ईथर बनाता है, मतलब कुछ ऐसा होता है, देखिएगा
ఇండియాస్ టఫెస్ట్ రేస్ మరి ఏమంటారు ये ईथर है। अब यदि इसको एयर में छोड़ दो तो एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो इसको ऑक्सीडाइज कर देती है और इस तरह से ये पेरोक्साइड बनता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करके ऐसे। ये हमारा ईथर बोला जाता है। और ये हमारा पेरोक्साइड ईथर बोला जाता है। నెగిటివ్ తీసే కాదు కాదు నాకు 130 ఎట్లా వస్తుంది చెప్పు అన్ని నెగిటివ్లు వేరే తప్పులు తప్పులు తప్పుల వల్లనే అన్ని నెగిటివ్లు తీస్తా అన్ని నాకు కెమిస్ట్రీ అన్ని నెగిటివ్లు తీసేసి చెప్పు అంటే నువ్వు దోసాయి వస్తాయా yes but పోలీస్ సున్నా సున్నా డిమోటివేట్ చేస్తావు అన్నడైతే దాటినాయా అక్కడ అందరికీ నేను 0 వచ్చేసిన నాకు చెల్లె చెప్పింది పేపర్ కరెక్షన్ చేసిన నాకు డిమోటివేట్ అయిపోయి చదువు అనేస్తానా నేను చెప్పుకుంటూ తిరుగుతాను నువ్వు నెగిటివ్లు తీయలే కదనే అసలు నెగిటివ్లు తీసే చెప్తానా 76 అసలు ఈ దోశ అయినా టచ్ అయితే కాన్ఫిడెంట్ ఇప్పుడు ఆ పోరికి ఎంత నాకు దోశ 50 వచ్చినాయి అనుకో ఆ పోరి 3 సార్లు రాస్తేనే 400 రూపాయలు వచ్చినాయి మనం 3 నెలలు బుక్ అవ్వట్లే గన్ని తప్పులే తప్పు 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 ये ईथर बोला जाता है, ये पेरोक्साइड ईथर बोला जाता है। लैब में जो तुम्हारे पास रखा होता है ना, ये देखो लैब में जो तुम्हारे पास ईथर रखा है, ये रियलिटी में वो ईथर नहीं है, ईथर प्लस पेरोक्साइड ईथर है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे एयर से ऑक्सीडाइज होता रहता है। ये देखो, तो जो लैब में तुम्हारे पास होता है वो ईथर प्लस पेरोक्साइड ईथर होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो ईथर हो, उसमें पेरोक्साइड मिला हुआ, ईथर प्लस पेरोक्साइड ईथर ऐसा। और पेरोक्साइड कैसे मिला है? क्योंकि आप ढक्कन खोलते हो बंद करते हो, खोलते हो बंद करते हो, तो एयर से वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता रहता है इस तरह से। और एयर से धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने की वजह से ये क्या बना देता है? पेरोक्साइड ईथर बना देता है। तो जो आप लैब में ईथर देख रहे हो वो ईथर प्लस पेरोक्साइड, वो क्या है? ईथर प्लस पेरोक्साइड। ध्यान रखिएगा, इतनी बात तुम्हारे दिमाग में आ रही है ना बच्चों। तो एयर ऑक्सीडेशन क्या है? एयर ऑक्सीडेशन जब हम लोग कराते हैं इसका, तो एयर ऑक्सीडेशन कैसे होता है? वो धीरे धीरे स्लो रेट से ऑक्सीडाइज करके पेरोक्साइड ईथर बनाता रहता है। बहुत स्लो रिएक्शन होती है और इस तरह से प्योर ऑक्सीजन से नहीं करा रहे हैं, एयर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, क्योंकि एयर ऑक्सीडेशन हमसे पूछा जाता है। ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट, अब जरा नेक्स्ट पॉइंट समझो, और ईथर में हमको क्या करना चाहिए। तो जरा देखिए और ईथर की बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक ईथर, तो देखो एरोमेटिक ईथर क्या होता है, चलिए जरा एरोमेटिक ईथर बना लें। देखो एरोमेटिक, देखो यार प्यारे बच्चों, एरोमेटिक ईथर क्या होता है? अब हम एरोमेटिक ईथर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ओ बहुत छोटा कर दिया बेचारे।
अब ये देखिए एरोमेटिक ईथर क्या है। देखो यार एरोमेटिक ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं कि एरोमेटिक ईथर कैसे बनाए जाते हैं, उनको जरा चेक करते हैं। तो गौर समझिए कैसे बनता है, और आप बना चुके हो, ये तो बस आपके लिए बता रहा हूँ, नहीं तो आपको आता है। देखिए मैंने आपके लिए कर दिया, आप बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। एसिड बेस रिएक्शन होगी, एथा ऑक्साइड आएगा, है ना, जाने कितने बार कराया। अब इसमें ये काट दो तो ये क्या हो गया, एनिसॉल बन गया। एनिसॉल ही हमारा क्या है, एरोमेटिक ईथर। ये देखो, ये देखो है। अब एनिसॉल क्या क्या करता है इसके बारे में समझाता हूँ, गौर समझिए एनिसॉल के बारे में। एनिसॉल के पास क्या है, लोन पेयर है और क्या है, तो जरा गौर समझो। एनिसॉल कैसी कैसी रिएक्शन करता है, पहले पास इसके पास रिंग होती है, रिंग होने की वजह से ये करता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो बातों की जरूरत पड़ती है कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग। तो यदि इसके पास लोन पेयर है तो ये कैसा होगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है कि नहीं, रिंग को एक्टिवेट करेगा। दूसरा इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और यदि किसी के पास लोन पेयर है तो आप तो जानते ही हो कि वो लुईस बेस तो है ही है और न्यूक्लियोफाइल भी है। बस यार इतना ही इसके पास होता है और कुछ नहीं होता है, इतना ही इसके पास होता है और कुछ नहीं होता है। और बाकी वही कहानी होती है, यदि ये प्रोटोनेशन कर ले तो प्रोटोनेशन करके ये बना देता है। ये देखो, और ये हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है फिनॉल, और हमेशा फिनॉल ही निकलेगा। ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, पॉसिबल, जो मैं पीछे पढ़ा के आया। बस इतनी पॉसिबिलिटी है किसके पास, एनिसॉल के पास, एरोमेटिक ईथर के पास लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये बना सकता है, ये बनाने से एसन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी आ जाती है, नहीं तो रिंग रिएक्शन, नहीं तो क्या है, रिंग रिएक्शन। ये पीछे पढ़ाया आया हूँ, डिट्टो उसी कॉन्सेप्ट से होंगी, ये भी पीछे पढ़ाया आया हूँ। अब ये बस पढ़ा देता हूँ, तो देखो इनको पढ़ा देते हैं एक बार में, ध्यान दीजिए। ये मैंने लिया एनिसॉल इस तरह है। अब जरा देखो यार, एनिसॉल की रिएक्शन करा रहे हो आप ऐसे, किसके किसके साथ, अब जरा देखिए बच्चों, अच्छी है ये लाइन। अब एनिसॉल की रिएक्शन कराते हैं। पहले हमने कराया नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है जानते हो ना, NO2 पॉजिटिव। कहाँ लग जाएगा, आर्थो पे लग जाएगा, और कहाँ लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा। आर्थो पे चिपक गया और पैरा पे चिपक गया, ऐसे। मेजर कौन होगा, पैरा वाला होगा। फिर आपने क्या करा लिया, हेलोजिनेशन। अब जब आप हेलोजिनेशन कराओगे तो किसकी प्रेजेंस में कराओगे, FeCl3/Cl। इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव कहाँ पे लग जाएगा, अच्छा एक मिनट, ये फिनॉल लिखा है, इसको एनिसॉल तो लिखे यार, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ फिनॉल है वहाँ एनिसॉल है, कैसे आ रहा होगा। वैसे समझ गए होंगे सारे बच्चे, इतना तो टैलेंटेड है ही। इस सर ने लिखने में गलती कर दी है, ध्यान नहीं दिया। और ध्यान क्यों नहीं दिया है, क्योंकि सब कुछ तो पता है, बस लिखते चले जा रहे हैं। अब जरा देखो यार, हेलोजिनेशन ये हो गया, नाइट्रेशन ये हो गया। अब फीडल क्राफ्ट एसाइलेस एल्काइलेशन,
बहुत पुअर यील्ड होती है मगर दे देता है, कहाँ आएगा? एल्काइलेशन पे कौन लगता है? एल्काइल लगता है, ये ले लिया AlCl3 की प्रेजेंस। आर्थो पे लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा। इसी तरह से आप क्या करा लो? एसाइलेशन करा लो, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का रेजेंट लिख देता हूं। एसाइलेशन, एल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल ये होता है, एसाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल ये होता है। कहाँ चिपका दोगे? एक बार आर्थो पे, एक बार पैरा पे। अच्छा, ये बता सकते हो कि आर्थो पैरा पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना यार। जब ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो कहाँ कहाँ लगाओगे? आर्थो पे लगा दोगे, पैरा पे लगा दोगे, और कहाँ लगाओगे? है कि नहीं? आर्थो पे लगा दोगे, पैरा पे लगा दोगे, आर्थो पे लगा दोगे, पैरा पे लगा दोगे। ये देखो, ये एनिसॉल की रिएक्शन बता दूं कि एनिसॉल किस तरह से काम करता है, इस तरह से रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की। अब नेक्स्ट क्या है वो देख लो। टेस्ट ऑफ ईथर। अब जरा देखो यार, ईथर के टेस्ट की बात करते हैं। ईथर का टेस्ट, चलिए टेस्ट ऑफ ईथर देख लीजिए। ईथर का टेस्ट कैसे करते हैं? देखो प्यारे बच्चों, ईथर का टेस्ट कैसे किया है। ये हमारे पास लैब में ईथर है, ऐसे हमारे पास लैब में क्या है? ईथर। इस तरह इसमें हम मिला देते हैं Ki। तो जब Ki मिला देते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ आ जाता है, वायलेट कलर मिल जाता है। वायलेट कलर है या नहीं इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये वायलेट है, इसको मिला दो, ये वायलेट कलर आ जाए। पिंक लग रहा है मगर इसको वायलेट समझ लो, है ना। इस तरह से होता क्या है, जरा बात को समझो। आपको मैंने बताया था कि ईथर, जब आप लैब में जाओगे तो ईथर नहीं होता है, ईथर के साथ ईथर परऑक्साइड होता है, ऐसा। और ये जब Ki से रिएक्शन करेगा तो देखो क्या आएगा। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है? इसको ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, और ये I2 का ही पर्पल कलर होता है। एक मिनट, रिएक्शन इधर लिख देता हूं। Ki से रिएक्शन होती है, ये बनता है I2, और साथ में बनता है ईथर, और साथ में बनता है अल्कोहल। अब जरा बात समझना कि हुआ क्या है। ईथर ने कुछ नहीं किया, ईथर जैसा था वैसा ही रहता है। थोड़ी सी लाइन अच्छी खींच देता हूँ। ईथर जैसा था दोस्त वैसा ही रहता है, वो कुछ नहीं करता। Ki जो है वो ये हो जाता है -1 से 0, और ये पर्पल कलर का होता है। वही पर्पल कलर यहाँ पे नजर आता है, पर्पल या पिंक कलर। कंसंट्रेशन कम होगा तो वो पिंक जैसा दिखेगा। और ये जो परऑक्साइड है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, अपने को क्या करता है? रिड्यूस करता है। इसमें ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें रिडक्शन हो गया। ईथर ने कुछ नहीं किया है, टेस्ट ऑफ ईथर है। यदि प्योर ईथर ले लिया तो ये टेस्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो टेस्ट ऑफ ईथर है ये इम्प्योरिटी की वजह से पॉसिबल होता है कि ईथर में जो ईथर परऑक्साइड की इम्प्योरिटी है वो Ki को ऑक्सीडाइज कर देती है I2 में, और खुद रिड्यूस हो जाती है अल्कोहल में। इस वजह से टेस्ट मिलता है। यदि प्योर ईथर ले लें तो ये टेस्ट ही नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिए। ये क्या है? टेस्ट ऑफ ईथर। अब आज का फाइनल लास्ट कॉन्सेप्ट उसको देखो, एपॉक्साइड। एपॉक्साइड रिंग।
देखो यार, एपॉक्साइड रिंग ये हो, इसको ऑक्सीरेन भी बोला जाता है ऐसे। अब हम इसको खोलना सिखाते हैं कि एपॉक्साइड रिंग ये साइक्लिक ईथर है। एपॉक्साइड रिंग क्या हुआ, ये क्या है दोस्त, साइक्लिक ईथर। अब किसी ने साइक्लिक ईथर के बारे में कुछ पूछ लिया तो कैसे करोगे, तो जरा देखो साइक्लिक ईथर के बारे में डिटेल देता हूँ, गौर से समझिएगा। ये साइक्लिक ईथर। अब इसको रिंग को खोलने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं जरा देखो। यदि आपने एसिड की प्रेजेंस में खोली है, एसिड की प्रेजेंस में, तो एसिड की प्रेजेंस में खोलोगे तो कैसे खोलोगे, पहले प्रोटॉन डालोगे, प्रोटॉन डालोगे तो ये रिंग ऐसी हो जाएगी। प्रोटॉन पड़ गया, ये देखो, जब प्रोटॉन पड़ेगा तो कार्बोकटायन किधर बनेगा, मोर हिंड्रेंस साइड पे। ध्यान रखिएगा, कार्बोकटायन फॉर्म मोर हिंड्रेंस साइड, ऐसे। तो बचे हुए न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होगा, मोर हिंड्रेंस साइड पे होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जरा गौर से मेरी बात समझो। न्यूक्लियोफाइल अटैक मोर हिंड्रेंस साइड, मोर हिंड्रेंस साइड। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, मोर हिंड्रेंस साइड पे अटैक करेगा। मगर आपने एसिड की प्रेजेंस नहीं ली है, अब्सेंस ऑफ एसिड, एसिड की कोई प्रेजेंस नहीं है, या फिर कह दो बेस की प्रेजेंस है, तो फिर क्या होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक लेस हिंड्रेंस साइड। क्या है बताता हूं, अब्सेंस ऑफ एसिड या प्रेजेंस ऑफ बेस, प्रेजेंस ऑफ बेस। अब इस बात को थोड़ा समझाता भी हूं कि हुआ क्या है। देखो, जब आप इस पर पहले प्रोटॉन डाल देते हो तो पहले प्रोटॉन डालने से क्या होता है, कार्बोकटायन ऐसे बनता है और ये शिफ्ट हो जाता है। भाई प्रोटॉन गिरा तो ये बॉन्ड ब्रेक होके ऐसे चला जाता है, इस तरह से हो जाता है ऐसे। तो कार्बोकटायन फॉर्म होता है, और जहां कार्बोकटायन फॉर्म होता है वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। और जब आप पहले बेस नहीं डालते हो तो ये प्योर SN2 मेथड को फॉलो करता है। SN2 मेथड को फॉलो करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, लेस हिंड्रेंस साइड पे। हो सकता है ये बात अभी आप हजम ना कर पाए हो, जरा एक एग्जांपल देता हूं तो तुम बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाओगे कि क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। देखना बच्चों, डरना नहीं, डरना मना है, अब तुम लोगों के लिए तो बिल्कुल ही मना है। ये देखो, अब इस पर मैंने दो क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन इधर जा रहा है, एक क्वेश्चन इधर। एक पे मैंने लिया है इथाइल अल्कोहल डाला है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड, एक में मैंने इथाइल अल्कोहल डाला है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बताओ आंसर क्या होगा, देखना। एसिड की प्रेजेंस है तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ ना, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, मोर हिंड्रेंस साइड पे। तो न्यूक्लियोफाइल मोर हिंड्रेंस साइड पे अटैक कर गया और रिंग ऐसे ओपन होगी, प्रोडक्ट ये आया। बात समझ पाए कैसे, ये मोर हिंड्रेंस साइड है तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, मोर हिंड्रेंस साइड पे। ये देखो कॉन्सेप्ट दिया है, एसिड की प्रेजेंस में कार्बोकटायन फॉर्म होता है मोर हिंड्रेंस साइड पे और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है मोर हिंड्रेंस साइड पे। अब बताओ जरा, क्या एसिड की प्रेजेंस है, नहीं, बेस की प्रेजेंस है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, लेस हिंड्रेंस साइड। अब रिंग ऐसे खुलेगी। आंसर देखो दोनों अलग अलग है, चेक करो, क्या सेम प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट। और जबकि चेंज इतना सा आया है, ये भी मिथाइल अल्कोहल का अटैक है, ये भी मिथाइल अल्कोहल का अटैक है, ये एसिड की प्रेजेंस है, ये उसके कॉन्जुगेट आयन मतलब बेस की प्रेजेंस है। तो बेस की प्रेजेंस है तो ये प्योर SN2 होती है। एसिड की प्रेजेंस में पहले कार्बोकटायन बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बोकटायन जैसा बनता है, कार्बोकटायन जैसा बनता है। तो प्रोटॉन अटैक करता है, तो प्रोटॉन अटैक करने से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इधर की ओर और प्लस यहां बनना होता है। तो रिंग खोलना जरा सीख लो अच्छे से, कैसे खोलनी है। यदि एसिड की प्रेजेंस है
तो न्यूक्लियोफाइल मोर हिंड्रेंस साइट पे अटैक करेगा, एसिड की प्रेजेंस नहीं है तो लेस हिंड्रेंस साइट पे अटैक करेगा और इस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा। बात समझ पा रहे हो? बात तो समझ रहे हो ना यार? एसिड की प्रेजेंस होने से इस तरह की वो बनती है इंटरमीडिएट। प्रोटॉन अटैक करता है तो ये क्या हो, याला बॉन्ड ब्रेक होता चला जाता है ऐसे, तो मोर हिंड्रेंस साइड पे ये होता है, कार्बोकैटायन मोर हिंड्रेंस साइड पे बनेगा, मोर हिंड्रेंस साइड पे अटैक करेगा। एसिड की प्रेजेंस नहीं है तो इस तरह का कुछ आएगा ही नहीं, इस तरह का कुछ नहीं आएगा तो प्योर SN2 होती है, लेस हिंड्रेंस साइड पे अटैक करता है। बात समझ रहे हो? कर लोगे? तो देखो यार प्यारे बच्चों, यहां तक आज हम लोगों ने बातों को किया, हम लोगों ने ईथर सारा खत्म कर लिया, तो फिनॉल भी खत्म हो गया, ईथर भी खत्म हो गया, अल्कोहल भी खत्म हो गया। आपका काम है बहुत ज्यादा अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। आप इनको रिवाइज करो, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए और पढ़ाई करिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए क्या रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।
ఇండియా చెల్లె బాయ్